जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस कड़ी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह कौन सा है? तो हमारा टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश के अभयारण्य, और यह मध्य प्रदेश के अभयारण्य का पार्ट 3 है। और अगर बात की जाए तो यह हमारा ओवरऑल लेक्चर नंबर 30वां है, यानी कि अब तक हम 29 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज का यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 30 है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारे साथ जुड़कर मज़ा आ रहा होगा और पढ़ाई में भी मन लग रहा होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे इन वीडियोस के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह उन विद्यार्थियों तक पहुंच सके जो किसी कारणवश, या हम कह सकते हैं कि पैसे के कारण, अपनी तैयारी को जारी नहीं रख पाते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए हमारी टीम द्वारा ये प्रयास किया गया है कि हम आप लोगों को निःशुल्क क्लासेस उपलब्ध कराएं, और इसी कड़ी में हमारा यह लेक्चर नंबर 30वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगर आप लोग भी कर रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली वह सभी एक दिवसीय परीक्षाएं जिसमें कि हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी हमारी यह सफलता बैच के माध्यम से चलाई जा रही मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की सीरीज। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और सबसे पहले आप लोग जाकर इस वीडियो की लिंक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। साथ में हमारे इन वीडियोस को लाइक करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी बातें हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। और हम मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस सीरीज में क्या क्या पढ़ चुके हैं तो देखिएगा, हमने मध्य प्रदेश का गठन पढ़ लिया है। इसके बाद हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश की पर्वतमालाएं, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की जनगणना, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, और आज हमारा तीसरे लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अभयारण्य। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स है कि तुम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हो, तुम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हो, किसी राजा के नहीं। तुम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हो, किसी राजा के नहीं, अर्थात तुम्हारा राज तिलक तुम्हें स्वयं करना होगा। यानी कि हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत भी हमें ही करनी पड़ेगी। हम आराम से बैठकर या सोचने से हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। तो मेहनत करते रहिए और एक ना एक दिन हम हमारे उस सफलता की सीढ़ी पर, टॉप लेवल पर जरूर पहुंचेंगे जिसका सपना हम सभी ने देखा है। आज का जो हम आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आए हैं वह प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं रविंद्र भवन भोपाल, तानसेन का मकबरा ग्वालियर, आलमपुर की छतरियाँ भिंड, और होशंग शाह का मकबरा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और कल के लेक्चर में हम आपको इस प्रश्न का उत्तर उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम हमारी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमने ये देख लिया था कि हमारे मध्य प्रदेश में टोटल कितने अभयारण्य हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 25 अभयारण्य है। ठीक है, और हर एक अभयारण्य को हमने अच्छे से देख लिया था, समझ लिया था। आप
चाहे तो इस अभ्यारण्य का जो इमेज हमने बनाया हुआ है उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और अपने स्टडी टेबल पर चिपका के रखें, ताकि 25 के 25 अभ्यारण्य बार बार हमारी नज़रों के सामने आए तो हम उन्हें अच्छे से याद कर पाएँ। ठीक है, चलिए। तो हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, और हमने ये देखा था कि अभ्यारण्य का मतलब होता है कि जिसमें जो जंगली जीव हैं वह बिना भय के विचरण कर सकें या निवास कर सकें, उसे हमने अभ्यारण्य कहा था। और इसे IUCN के अंतर्गत हमने संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, और IUCN ने 2 श्रेणियों में इसे बांटा था। श्रेणी 2 में हमने राष्ट्रीय उद्यान को बांटा और श्रेणी 4 में हमने अभ्यारण्य को बांटा था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ पर चूंकि किसी विशेष जीव के संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया गया है, तो हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में 2 खरमोर पक्षी अभ्यारण्य हैं, जिसका एक का नाम है सेलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम जिले में आता है सॉरी, दूसरा है सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार जिले में आता है। फिर हमने देखा सोन चिड़िया अभ्यारण्य एक है जो कि घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में हम सोन चिड़िया का संरक्षण करते हैं। वहीं पर अगर घड़ियाल अभ्यारण्य की बात की जाए तो घड़ियाल अभ्यारण्य 3 हैं, जिसमें पहला है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मोरेना जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। फिर हम देखते हैं केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना, और तीसरा था हमारा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी और शहडोल। ठीक है, चलिए। फिर हमने देखा कि हमारा जो पहला अभ्यारण्य था वह कौन सा था, तो याद रखिएगा हमारा पहला अभ्यारण्य था नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य रायसेन, सागर और नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत। यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। हमने देखा इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी स्थापना वर्ष 1975 है और इसका क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। फिर हमने इसमें देखा था कि यह कहाँ पर बसा हुआ है, तो यह गंगा और नर्मदा बेसिन के मध्य बसा हुआ है। और इस अभ्यारण्य का जो प्रमुख आकर्षण है वह मादा बाघ राधा और नर बाघ किशन इसका प्रमुख आकर्षण का केंद्र यहाँ पर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने दूसरा देखा था हमारा राला मंडल अभ्यारण्य, जो कि 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और 2.34 वर्ग किलोमीटर के साथ में यह हमारा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और 2017 से इसमें हमने लोमड़ी संरक्षण केंद्र खोला था। ठीक है, यहीं पर हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क हमने इस अभ्यारण्य में खोला है, जबकि पहला जो तितली पार्क है वह रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में खोला है, और तीसरा जो बनने वाला है, प्रस्तावित कह सकते हैं हम, वह बनेगा धार जिले के अंतर्गत। ठीक है, फिर हमने देखा कि बेम्बू सेटम बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट कहाँ पर चलाया जा रहा है, तो राला मंडल अभ्यारण्य में वर्ष 2017-18 से चलाया जा रहा है। और बांस का सरकारी शोरूम हमने पढ़ा था नवलखा इंदौर में स्थित है। ठीक, चलिए। फिर हमने देखा हमारा तीसरा रातापानी अभ्यारण्य, जो कि रायसेन जिले में पड़ता है और 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। और हमने देखा कि इसने भी अपना एक शुभंकर जारी कर रखा है, जिसका नाम है भीम बेटिकाओं के शैलचित्र, क्योंकि भीम बेटिका की गुफाएं इसी वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और इसे हमने हमारा मध्य प्रदेश का 8वां प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया है। और टोटल कितने हैं हमारे यहाँ पर, तो हमने देखे थे टोटल 9 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें लेटेस्ट वाला हमारा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर, शिवपुरी में। ठीक है, चलिए। फिर हमने देखा कि भीमबेटिका की गुफाएं इसके अंतर्गत आती है और यह सीहोर, रायसेन और भोपाल जिलों के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। फिर हमने देखा था कि इसमें कोलार नदी, बेतवा नदी और गिन्नौरगढ़ का किला प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहीं पर हमने देखा था कि इसे मछली घर बनाया जाना भी प्रस्तावित है। फिर हमने अभी देखा जस्ट कि प्रथम तितली पार्क कहाँ खोला गया है, तो प्रथम तितली पार्क रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य में खोला गया है। ठीक है, फिर हमने देखा कि रायसेन वाले क्षेत्र में हमें किस वृक्ष की अधिकता देखने को मिलती है, तो हमें सागौन वृक्ष की अधिकता इस क्षेत्र में देखने को मिलती है।
सॉरी हैं। और हमने अगला हमारा अभ्यारण्य देखा था चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जो कि भिंड और मुरैना जिले के अंतर्गत आता है और वर्ष 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें हमने देखा था कि चंबल नदी के कारण यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है और इसके अंदर हम गंगा डॉल्फिन और बटागुर कछुआ, जो कि लाल कवच वाला होता है, इसका संरक्षण हम चंबल नदी में करते हैं। ठीक है। और कछुए का संरक्षण कहाँ पर किया जाता है, तो भिंड के बहटी घाट में इसका संरक्षण किया जाता है। वहीं पर घड़ियाल प्रजनन केंद्र हमने कहाँ देखा, तो देवरी गांव मुरैना में हमने घड़ियाल प्रजनन केंद्र देखा था। ठीक। फिर अगला जो हमारा अभ्यारण्य रहेगा वह है गांधी सागर अभ्यारण्य, जो कि नीमच और मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। वर्ष 1981 में इसकी स्थापना की गई थी और चंबल नदी इस अभ्यारण्य को कितने भागों में बांटती है, तो 2 भागों में बांटती है और यहाँ पर गिद्ध संरक्षण केंद्र भी खोला गया है। ठीक। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा रहेगा सरदारपुर अभ्यारण्य धार और इसकी स्थापना कब की गई, तो 1983 में इसकी स्थापना की गई और यहाँ पर हम मुख्यतः खरमोर पक्षी का संरक्षण करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमने ये भी देखा कि सैलाना अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर स्थित है, रतलाम जिले में स्थित है और वर्ष 1983 में हमने इसकी स्थापना की थी और यहाँ पर भी हम किस पक्षी का संरक्षण करते हैं, तो खरमोर पक्षी का संरक्षण हमारे द्वारा यहाँ किया जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली जी ने इसी अभ्यारण्य की 89 पक्षी प्रजातियों के ऊपर एक किताब लिखी है। लेकिन याद रखिएगा, इसे पक्षियों का अभ्यारण्य नहीं कहा जाता है, पक्षियों का अभ्यारण्य हम आगे देखेंगे। ठीक है। और यह अभ्यारण्य अपने कैक्टस गार्डन के लिए भी जाना जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि बताइए निम्नलिखित में से किस जिले में कैक्टस गार्डन है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, रतलाम जिले की सैलाना अभ्यारण्य में यह स्थित है। ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं और अगला हमारा था घाटी गांव अभ्यारण्य, जो कि ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। और हमने ये देखा कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1981 में इसकी स्थापना की गई थी और सोन चिड़िया का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। ठीक है। और चूंकि ये ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ग्वालियर में सिंधिया राजवंश और तोमर राजवंश का शासन रहा है, तो यह इनके शिकार क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा रहेगा केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना में। स्थापना इसकी वर्ष 1981 में की गई थी और हम देखते हैं कि यहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ और गिद्ध का संरक्षण किया जाता है और गिद्धों को बचाने के लिए हमारी सरकार द्वारा ऑपरेशन अस्तित्व चलाया गया और इसका संबंध किससे था, तो गिद्ध प्रजाति से इसका संबंध था। और चूंकि केन नदी के नाम पर ही इस अभ्यारण्य का नाम रखा गया है, तो हम कह सकते हैं कि इस अभ्यारण्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो केन नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं और हमने देखा था सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के बारे में, तो कहाँ स्थित है यह, तो सीधी और शहडोल जिले के अंतर्गत यह आता है। ठीक है। और इसकी स्थापना हमने कब की थी, तो वर्ष 1974 में इसकी स्थापना की थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि कछुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजातियाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में पाई जाती है। ठीक है। और मुख्यतः हम यहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुए का संरक्षण करते हैं। और कौन सी नदी प्रवाहित होती है यहाँ पर, तो सोन नदी यहाँ प्रवाहित होती है। फिर हमने अगला देखा था सिघोरी अभ्यारण्य, जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर चौकीगढ़ी का किला भी इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, जामवंती और बारना बांध, जो कि नर्मदा की सहायक नदी बरना नदी पर स्थित है, भी यहाँ प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और जो कल हमने पढ़ा उसका हमारा जो अंतिम अभ्यारण्य था वह था बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य और इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। और हमें इसमें केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं कि यह भारत का सबसे पुराना जंगल है और इसमें सर्वाधिक सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। क्योंकि कभी कभी दिशाओं से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमें दिशाएं भी याद रखनी हैं, तो आप सभी मैप को अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो देखिएगा
आज का जो हमारा अभ्यारण्य रहेगा पहला, वो रहेगा ओरछा अभ्यारण्य, और किस जिले के अंतर्गत आता है तो याद रखिएगा ये पहले छतरपुर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब यह निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और किस नदी के किनारे पर स्थित है तो याद रखिएगा यह बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है, और इसे पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। जबकि सैलाना अभ्यारण्य में हमने क्या देखा था कि सलीम अली जी ने 89 पक्षी प्रजातियों पर किताब लिखी थी, लेकिन पक्षी अभ्यारण्य उसको नाम नहीं दिया था। तो हमारा पक्षी अभ्यारण्य के नाम से कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है, तो ओरछा अभ्यारण्य निवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और हमारा जो अगला अभ्यारण्य है वह है पनपठा अभ्यारण्य, शहडोल और उमरिया जिले के अंतर्गत यह आता है। ठीक, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1983 में इसकी स्थापना की गई, और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 246 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब चूंकि देखिएगा ये हमारे मध्य प्रदेश के इस पूर्वी वाले हिस्से में स्थित है, और इस अभ्यारण्य में साल, बांस, तेंदुपत्ता और खेर वृक्ष याद रखिएगा, इसी खेर वृक्ष से हमें कत्था प्राप्त होता है। ठीक, तो पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, पीएससी में ही पूछा गया प्रश्न है कि साल के वृक्ष मध्य प्रदेश की किस दिशा में पाए जाते हैं। ठीक, तो हमें पता है कि साल के वृक्ष पनपठा अभ्यारण्य में या शहडोल उमरिया जिले में पाए जाते हैं। और चूंकि शहडोल और उमरिया जिला, तो देखिए ये हमारे शहडोल उमरिया जिले यहाँ पर रहेंगे, तो इन जिलों में हमारी यानी कि कौन सी दिशा हो जाएगी ये, तो ये हमारी पूर्व दिशा हो जाएगी। तो कौन सी दिशा में साल के वृक्ष पाए जाते हैं, तो पूर्व दिशा में साल के वृक्ष पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि खेर वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होता है, तो कत्था हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है, तो यह उमरिया जिले में लाख बनाने का कारखाना है। सॉरी, हम देखते हैं कि लाख का उपयोग क्या क्या है। हम देखते हैं कि यहाँ चूड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं मोहरे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो लाख का बहुत उपयोग है। तो लाख का सरकारी कारखाना हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो उमरिया जिले में हमें लाख का सरकारी कारखाना देखने को मिलता है। फिर अगला अभ्यारण्य कौन सा है हमारा, तो कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य, और यह हमारे अलीराजपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई, तो 2016 में इसकी स्थापना की गई, और यह क्षेत्र नूरजहाँ प्रजाति के आम के लिए फेमस है। और 2016 की एमपी पुलिस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि नूरजहाँ क्या है। ठीक है, नूरजहाँ क्या है, तो याद रखिएगा नूरजहाँ एक आम की प्रजाति है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में नूरजहाँ क्या है, तो ये एक आम की प्रजाति है। ठीक है, हम इतिहास में नूरजहाँ कहीं और पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नूरजहाँ का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा यह आम की एक प्रजाति है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा जो अभ्यारण्य है वह है गंगव अभ्यारण्य, और कौन से जिले में पाया जाता है, यह पन्ना जिले में पाया जाता है। और 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह किस जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो यह जंगली भैंसा के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो जंगली भैंसे का संरक्षण गंगव राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अगला जो हमारा अभ्यारण्य रहेगा वह रहेगा फैन मिनीकोर अभ्यारण्य मंडला जिले में है। ठीक, और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1989 में इसकी स्थापना की गई। और यह क्षेत्र भी किस लिए जाना जाता है, तो साल वृक्ष की अधिकता के कारण यह जाना जाता है। क्योंकि मंडला भी पूर्व दिशा में, ठीक है, तो हमें दिशा भी याद रखनी है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है। ठीक, तभी हम, अगर हमें कुछ चीज़ें क्या है कि कुछ हमारे जो पूर्व निर्धारित हमारी जो मेमोरी होती है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, तो वहाँ पर हमारी ये सारी चीज़ें स्टोर रहती है। कुछ चित्र हमें स्टोर रहते हैं।
हम देखते हैं ना कि हम पूरी किताब पढ़ लेते हैं लेकिन हमें वो याद नहीं रहता, लेकिन हम उसे दृश्य रूप में देखते हैं। जैसे हम कोई सी फिल्म देखते हैं तो हम उस फिल्म को पूरा दृश्य रूप में देखा, इसलिए हमें उस फिल्म की पूरी स्टोरी एक बार में याद रह जाती। हम इन चित्रों के माध्यम से इस चीज़ों को समझेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला अभ्यारण्य रहेगा उसका नाम है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़। याद रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है जिसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, और वर्ष 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह अभ्यारण्य क्यों फेमस है, तो याद रखिएगा इस अभ्यारण्य में एक झील है जिसका आकार चिड़िया के आकार का है, और इसी कारण से हम इसे चिड़ीखो झील के नाम से जानते हैं। और इस चिड़ीखो झील के अलावा यह एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल भी है जिसमें हम शाका श्याम मंदिर, बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। वहीं राजगढ़ जिले में याद रखिएगा अंजनी लाला हनुमान मंदिर, ये वहाँ पर राजगढ़ जिले के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ब्यावरा में है ये मंदिर, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि इसे हम मध्य प्रदेश के मिनी कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश का कश्मीर या मध्य प्रदेश का मिनी कश्मीर हम किसे कहते हैं, तो नरसिंहगढ़ को हम मध्य प्रदेश का मिनी कश्मीर कहते हैं। याद रखिएगा नरसिंहगढ़ जो कि एक रियासत हुआ करती थी, और यह एक ऐसा शहर है जो चारों ओर से दुर्ग से घिरा हुआ है, दीवारों से घिरा हुआ है, और इसमें प्रवेश के हमें 4 रास्ते देखने को मिलते हैं जो कि चारों दिशाओं में स्थित है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इस अभ्यारण्य से सोनार नदी और पार्वती नदी प्रवाहित होती है। ठीक, ये नदियाँ याद रखनी है क्योंकि नदियों से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यानी कि हर चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि प्रश्न कहाँ से क्या बन जाए ये कोई भी नहीं कह सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला अभ्यारण्य है वह है खिवनी अभ्यारण्य, और यह पाया जाता है देवास जिले में। ठीक है, अच्छा ये बताइए हमने पिछली क्लासों में देवास जिले को क्यों पढ़ा था, तो हम देखते हैं कि देवास जिले में एक तहसील है हाटपिपलिया तहसील, तो उस हाटपिपलिया तहसील में ही हमने सबसे पहले सोयाबीन की खेती की थी, इसीलिए हमने देवास जिले को पढ़ा था। ठीक है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियां इस देवास जिले में हमें देखने को मिलती है, तो आगे की क्लासेस में हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बात की जाए इसकी स्थापना कब की गई, तो मध्य प्रदेश के निर्माण के 1 साल पहले वर्ष 1955 में खिवनी अभ्यारण्य देवास की स्थापना की गई, और इसमें एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है बालगंगा। कौन सी? बालगंगा। ठीक है, बालगंगा याद रखिएगा, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, नदी का नाम ही बालगंगा है। ठीक है, और एक और नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है जामनेर नदी, और इस जामनेर नदी पर एक जलप्रपात है शंकरखो जलप्रपात। तो ये पूछा गया प्रश्न भी है कि शंकरखो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह जामनेर नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा जो अगला अभ्यारण्य है वह कौन सा है, तो कामधेनु गो अभ्यारण्य जो कि आगरमालवा जिले के सालरिया ग्राम में पड़ता है, सुसनेर तहसील के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह शाजापुर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन 2013 में शाजापुर जिले का विभाजन करके एक नया जिला बनाया गया आगरमालवा, तो उसके बाद से यह कामधेनु गो अभ्यारण्य किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह आगरमालवा जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश का या कहे कि देश का पहला गो अभ्यारण्य है, और यह याद रखिएगा 2017 में यह बहुत हाईलाइट हुआ था क्योंकि यहाँ पर लगभग 300 से 400 गायों की मृत्यु हो गई थी, और इसी कारण से यह बहुत समाचार पत्रों में भी इसके बारे में छपा था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि दूसरा हमारा जो गो अभ्यारण्य प्रस्तावित है उसका नाम क्या है, तो बसामन मामा गो अभ्यारण्य जो कि रीवा जिले में प्रस्तावित है, तो भविष्य में इसको बनाया जाएगा। वहीं पर
22 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गो कैबिनेट की स्थापना इसी कामधेनु गो अभ्यारण्य में की थी। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हमारा जो अगला अभ्यारण्य रहेगा उसका नाम है पंचमढ़ी अभ्यारण्य होशंगाबाद। और इसकी स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1977 में पंचमढ़ी अभ्यारण्य होशंगाबाद की स्थापना की गई। ठीक है, और इससे क्या प्रश्न पूछा जाएगा? तो याद रखिएगा, यह हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे भारत सरकार द्वारा 1999 में और यूनेस्को द्वारा 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। और यहाँ पर कृष्ण मृग या हम जिसे कहते हैं काला हिरण, तो कृष्ण मृग सर्वाधिक मात्रा में पंचमढ़ी अभ्यारण्य होशंगाबाद में पाए जाते हैं। अगले अभ्यारण्य की ओर चलते हैं और हमारा अभ्यारण्य नंबर 22वां है और उसका नाम क्या है? तो वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, जो कि दमोह जिले के अंतर्गत आता है। और वर्ष 1997 में इसकी स्थापना हमने दमोह जिले में की थी और यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। कौन से नंबर का है? 7वां है, क्योंकि हमने पढ़े थे 2 अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व बने हैं। तो एक तो वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि दमोह और सागर जिले के अंतर्गत आता है, वहीं पर दूसरा हमने पढ़ा था रातापानी अभ्यारण्य रायसेन। क्लियर है? ठीक, तो इसमें से जो प्रश्न पूछा जा सकता है बस वो यही है कि इसे हमने क्या बनाया है? टाइगर रिजर्व बनाया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो अभ्यारण्य है वह है बगदरा अभ्यारण्य, सीधी और सिंगरौली जिले के अंतर्गत यह आता है। इसकी स्थापना कब की हमने? तो 1978 में इसकी स्थापना की। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो साल वृक्ष की अधिकता के कारण यह जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अगला जो हमारा अभ्यारण्य रहेगा उसका नाम है पालपुर कुनो अभ्यारण्य और यह श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। देखिए क्या है कि इसका लगभग 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तो हमने नेशनल पार्क बना दिया, लेकिन यह अभ्यारण्य भी है। तो 344 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह अभ्यारण्य किस लिए जाना जाता है? तो इस अभ्यारण्य क्षेत्र में हमने चीतों के संरक्षण के लिए इसे बनाया है। और यहाँ पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कुनो नदी इस अभ्यारण्य से प्रवाहित होकर निकलती है। ठीक है, और अब बात की जाएगी हमारे नवीनतम और लेटेस्ट अभ्यारण्य की, और उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, जो कि किस जिले में आता है? तो याद रखिएगा यह सागर जिले में आता है। ठीक, और इसकी क्या विशेषता है? तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश का नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 258.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और यह इसके प्रमुख जीव कौन कौन से हैं वन्य जीव? तो तेंदुआ, सियार, चीतल और नीलगाय। याद रखिएगा चीतल वह जीव है या वह पक्षी है जो हमारे मध्य प्रदेश, वह जीव है, पक्षी नहीं है, वह जीव है जो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और अप्रैल 2025 या हम कह सकते हैं कि 14 अप्रैल 2025 को भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती वर्ष पर इसे बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा की गई थी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो इनकी संख्या अब 24 से बढ़कर 25 हो गई है। क्लियर है इतनी बातें? तो ये थे हमारे पूरे के पूरे 25 अभ्यारण्य। अब हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जो कर्माझीरी अभ्यारण्य बनाया गया था, तो उस समय हमने क्या करा था कि एक अभ्यारण्य को तो हमने बनाया था और दूसरे को हमने समाप्त किया था। तो वह कौन सा अभ्यारण्य है? तो याद रखिएगा करेरा अभ्यारण्य, जो कि शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। हमने सोनचिड़िया अभ्यारण्य में 2 अभ्यारण्य पढ़े थे, तो उसमें ये जो दूसरा था जिसे हमने अब डीनोटिफाई कर दिया है, और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1981 में करेरा अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। और यह सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए जाना जाता था। यह महुआर और बघेहारी
बघेहारी नदी, ये हारी है ना, बघेहारी नदी इसमें से प्रवाहित होती है। लेकिन काम की बात क्या है कि यह इसे हमने वर्तमान में क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, यानी कि अब ये अभ्यारण्यों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे हमने राष्ट्रीय उद्यानों में ओमकारेश्वर अभ्यारण्य को डी नोटिफाई कर दिया था, उसी प्रकार से हमने करेरा अभ्यारण्य को भी अब इसे समाप्त कर दिया है। क्लियर है बातें? चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर पहले 11 वन्य जीव अभ्यारण्य प्रस्तावित थे, लेकिन उनमें से एक को हमने नोटिफाई कर दिया है। तो अब कितने बचे हैं हमारे यहाँ पर? तो 10 वन्य जीव अभ्यारण्य बचे हैं, और वो कैसे हैं? तो प्रस्तावित हैं, यानी कि इन्हें भविष्य में बनाया जाएगा। तो कौन कौन से अभ्यारण्य हैं और इनकी कहाँ पर स्थापना की जाएगी? तो देखिएगा, पहला है महात्मा गांधी अभ्यारण्य, कौन से जिले में? बुरहानपुर जिले में। फिर हम देखते हैं कि अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य, इंदौर में इसको खोला जाएगा। फिर अगला है माधव राव सिंधिया अभ्यारण्य, श्योपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य, जो कि सीहोर जिले के अंतर्गत इसका निर्माण किया जाएगा। फिर इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहपुर जिले में किया जाएगा। वहीं आदिवासी क्षेत्र में राजा दलपत शाह अभ्यारण्य, मंडला जिले में खोला जाएगा। फिर हम देखते हैं अगला अभ्यारण्य हमारा कौन सा रहेगा, तो यमुना देवी अभ्यारण्य, और यह धार जिले में खोला जाएगा। ठीक, अगला कौन सा है, तो राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य, हरदा। नेक्स्ट ओमकारेश्वर अभ्यारण्य, खंडवा में, और 10वां रहेगा हमारा राघोगढ़ अभ्यारण्य, जो कि गुना जिले के अंतर्गत खोला जाएगा। याद रखिएगा, यह राघोगढ़ एक रियासत है और इसका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने सर्वप्रथम लगातार 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया था, तो उन्हीं का संबंध इस राघोगढ़ रियासत से है। और उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा, उनका नाम है माननीय दिग्विजय सिंह जी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। थैंक यू।